देखो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। फोटोसिंथेसिस एंड एनाबॉलिक रिएक्शन की जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहां से आ रही है? वाटर से आ रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से आती तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया उस समय निकलने वाली ऑक्सीजन भी कौन सी होनी चाहिए थी? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। लेकिन वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं थी। प्लांट जो है नॉर्मली इसी रेंज की लाइट के बीच में फोटोसिंथेसिस करेंगे। इस सेल ने इस तरीके से पहले भी किसी और ऑर्गन को अंदर लिया, आपको याद हो तो, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग से प्रोकैरियोटिक सेल थी जिसे बोलते हैं रिकेट्स या प्रोटोटाइप। जय हिंद जय भारत। आज जो है हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। क्या होता है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी? आता है तो कमेंट करो। प्लांट फिजियोलॉजी, देखो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? एमएससी के अकॉर्डिंग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपका पीजीटी का एग्जाम है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वाला, उसके सिलेबस में जो दे रखा है वो कंप्लीट कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में दे रखा है वो भी कवर कर लेंगे। और जो सीएसआर नेट का पेपर के अंदर पूछे जाने वाले वो भी कवर कर लेंगे। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी हमारी क्लास पढ़ने से आपका एमएससी वाला बॉटनी, एमएससी वाला प्लांट फिजियोलॉजी कवर हो जाएगा। आपका एमएससी वाला प्लांट फिजियोलॉजी कवर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर वाला प्लांट फिजियोलॉजी सिलेबस जो भी दे रखा है वो कवर हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर वाला कवर हो जाएगा और सीएसआर नेट वाला कवर हो जाएगा। हम डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने वाला। आपका बेसिक से लेकर एडवांस स्टडी तक हो जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी को बेसिक से उठाकर हम एडवांस तक ले जाएंगे। तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं, सारे टॉपिक, है ना? तो आप ध्यान से बैठो। देखो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कुछ बेसिक चीज देखकर सबसे पहले इसके फादर की बात करते हैं। फादर कौन है प्लांट फिजियोलॉजी का? बताओ आपको अगर आता है तो। स्टीफन हेल्स। कौन है बेटा? स्टीफन हेल्स। और अगर मैं कहूं इंडियन फादर तो? इंडियन फादर तो इंडियन फादर कौन है प्लांट फिजियोलॉजी का? सर जेसी बोस। कौन है? सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ये अपने इंडियन फादर है प्लांट फिजियोलॉजी के। तो आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। सीएसआर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? आरपीएससी तक ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम जो है ये पढ़ने के बाद प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? देखो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या बनाते हैं? कुछ फूड बनाते हैं, है ना? लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? फूड बनेगा। अच्छा फूड बनेगा तो यहाँ पर हमने जो है रिएक्शन पढ़ रखी है कि किसी रिएक्शन में कुछ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मिलकर अगर कॉम्प्लेक्स बना है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूटकर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ग्रीन प्लांट जो होता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन से? लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनको लेकर फूड बनाता है। तो फूड बनाता हो तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल और जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जटिल मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अभी देखेंगे रिएक्शन को। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ही तो है। और जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखना, तो रिएक्शन होती है ना बेटा, रिएक्शन, उस रिएक्शन दो प्रकार की होती है, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। आपको पता है ना एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्या डिफरेंस होता है? अगर रिएक्शन होने के दौरान उसको एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और अगर रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये ऑनलाइन वालों का बायोकेमिस्ट्री आ जाए होगा तो उसमें बता देंगे, और ऑफलाइन वाले पढ़ चुके हैं उसकी बात, है ना? ये पढ़ चुके हैं। तो ये इस रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है? जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है ना, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो इस प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका यूज कर रहे हैं। सनलाइट से आने वाली एनर्जी का प्लांट यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी का यूज हो रहा है ना भाई, इसके अंदर एनर्जी का तो यूज हो ही रहा है ना।
फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूज हो रहा है। किस टाइप के रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस वाली? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। किस प्रकार की रिएक्शन होगी? तो अपन लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, समझना इस चीज को। एक चीज और बता रहा हूँ, ये हो गया, एक चीज और समझा रहा हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कोई पदार्थ है ए, ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, सनलाइट गिरेगी, और जब सनलाइट गिरेगी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। और किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, गिव अप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ए का लाइट गिरने से क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, किससे हो रहा है? लाइट गिरने से। और क्या हो रहा है? गिव अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव अप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो दूसरा कोई उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ही। प्रोटॉन पीएच में योगदान कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो ए ने जो है इलेक्ट्रॉन त्यागा है, दिया है इलेक्ट्रॉन, और उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसको कोई ना कोई ग्रहण करेगा। तो ये जो बी है, ए का तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन जो बी है ये बी क्या करेगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बी के अंदर ये ग्रहण कर देगा। बी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है? रिडक्शन। तो बी के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ए का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। बी का क्या हो गया? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोल्ड रिडक्शन। आप लिख सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बायोकेमिस्ट्री में और भी पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस दौरान एक पदार्थ ए है उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बी है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होवे और रिडक्शन भी होवे क्या कहलाती है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जिसमें ऑक्सीडेशन भी होवे और जिनमें रिडक्शन भी हो उन्हें बोलता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अब बताओ मैं कह सकता हूं ना फोटोसिंथेसिस इज एन रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस is an redox reaction. So photosynthesis is an anabolic reaction, photosynthesis is an endothermic reaction and photosynthesis is an redox reaction. बोलो यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को आप में से समस्या नहीं होगी। ठीक है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को थोड़ा सा अगर ध्यान से समझें तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो समझना। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ग्रीन प्लांट तो चाहिए ही चाहिए होता है। चाहिए बेटा? ग्रीन प्लांट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। और ग्रीन प्लांट के ऊपर जब लाइट गिरेगी, लाइट गिरेगी, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती। सनलाइट गिरेगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगी। तो लाइट आएगी इसके पास तब ग्रीन प्लांट क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर फूड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। ये बन गया फूड। ठीक है, फूड बना दिया इसने। और इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक सिंपल सी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ये सारी चीज होती है। ग्रीन प्लांट है, लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड बनाता है और फूड के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब देखो इस रिएक्शन से हम अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन निकालना चाहें तो आराम से निकाली जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें कार्बन कैसा है बेटा? इनऑर्गेनिक कार्बन है। इनऑर्गेनिक कार्बन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और जो फूड है इसके अंदर कैसा है बेटा? ऑर्गेनिक कार्बन है। कैसा है बेटा? ऑर्गेनिक कार्बन। देखो तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक आर्गन, इनऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन जो इनऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में ये कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत इनऑर्गेनिक कार्बन जो है ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? या कन्वर्जेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन बन सकती है कन्वर्जेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इन टू ऑर्गेनिक कार्बन, है ना, इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस। तो एक डेफिनेशन तो यहां से निकल जाएगी अपनी, एक डेफिनेशन तो यहां से निकल जाएगी फोटोसिंथेसिस। अब दूसरी डेफिनेशन और निकालता हूं। देखो मैं यहीं से दूसरी डेफिनेशन निकालता हूं।
ये जो लाइट क्या है बेटा, ये जो लाइट है ना, ये क्या एनर्जी है, लाइट क्या है एनर्जी, और वो भी कैसी लाइट एनर्जी। तो इधर है लाइट एनर्जी है, और इधर क्या है बेटा, देखो फूड, फूड के अंदर कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं प्लांट, तो लाइट एनर्जी आ रही है सनलाइट से, उसको लेते हैं और केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज करके उसको स्टोर करते हैं। तो देखो दूसरी डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आ जाएगी कि लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नाउन एज फोटोसिंथेसिस। Conversion of light energy into chemical energy is known as photosynthesis। तो अपने पास दो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन निकल के आ रही है, कन्वर्जेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन नाउन एज फोटोसिंथेसिस, या कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस। हमारे पास दो प्रकार की डेफिनेशन निकल कर आ रही है। अच्छा एक चीज ध्यान में सुनना, अब इस फोटोसिंथेसिस के दौरान हम एक एक चीज को लेकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन ही गैस निकलती है या कुछ और गैस निकलती है, ठीक है ना। तो ये पहले कंफर्म कैसे हुआ, इसको कंफर्म करने के लिए प्रिस्टले, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था प्रिस्टले। इसने एक प्रयोग किया था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। जार एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, ये मिंट प्लांट के ऊपर किया, मिंट का जो प्लांट था, मिंट का प्लांट आपने पढ़ा, आपको याद होगा, पहले पढ़ रखा आपने। कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था, मिंट के प्लांट के ऊपर किया था, प्रिस्टले ने किया था। हमें पता है कि आग ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक है, तो आपको याद हो तो गमले में एक पौधा लिया था, जार में बंद किया था, पहले तो वो जो कैंडल थी, कैंडल जार में बंद किया, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन होती है उस जार के अंदर तब तक वो कैंडल जलती है। आपको याद आ रहा हो, ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हो तो। और जार के अंदर कैंडल रखते हैं और थोड़ी देर ऑक्सीजन खत्म होने पर बंद हो जाती है, फिर पौधे के साथ रखते हो, थोड़ी लंबी चलती, लंबी जलती रहती है। तो इससे हम प्रूफ होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दोनों ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमें इतना वो एक्सपेरिमेंट पूरा याद नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है। देखो हमें हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हमें तो खाली इतना सा याद रखना है। प्रिस्टले ने ये प्रूव किया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्रिस्टले ने प्रूव किया। ये जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ निकलने वाली, देखो अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो जो CO2 है, CO2 है, CO2 के अंदर ऑक्सीजन है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लोग ध्यान से देखें, तो एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है और इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, ठीक है ना बेटा, इसके अंदर भी ऑक्सीजन, दोनों के अंदर ऑक्सीजन है। तो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलने वाली ऑक्सीजन आती है या वाटर से निकलने वाले है। देखो इसके लिए खूब सारी थ्योरी आई है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम डिटेल में घुसेंगे नहीं। तो इसमें एक तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे हम, डी सॉसर, हालांकि इसकी थ्योरी गलत है, फिर भी इसको नाम याद रखेंगे। डी सॉसर ने जो है पहले ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। कहां से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकल के आती है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग था, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग था। डी सोसर के बाद एक साइंटिस्ट आया, सीबी वॉन नील। क्या नाम है बेटा, सीबी वॉन नील, सीबी वॉन नील। इन्होंने एक आइडिया दिया था, देखो इसने कोई प्रूफ नहीं किया था, इन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो ये ऑक्सीजन है ये वाटर से निकल कर आती है। किससे निकल कर आती है, सबसे पहले इन्होंने ये आइडिया दिया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है वाटर से निकल कर आती है, वाटर से रिलीज होती है। उसके बाद जो है, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, रूबेन एंड कॉमन। कौन आया, रूबेन एंड कॉमन। रूबेन एंड कॉमन ने जो है ये प्रूव किया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है, किसने, रूबेन एंड कॉमन, रूबेन एंड कॉमन। रूबेन एंड कॉमन ने जो है
साफ लिखता हूँ, रूबेन एंड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस में जो गैस निकलती हैं वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो रेडियो एक्टिव वाले ली, ऑक्सीजन 18 वाला लिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने फोटोसिंथेसिस कराया और जो निकलने वाली ऑक्सीजन उसको चेक किया। ठीक है, और दूसरी बार वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया और फिर फोटोसिंथेसिस होने दिया और जो ऑक्सीजन निकला उसको चेक किया। फिर इन्होंने देखा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन 18 वाला लिया और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन निकल रही है तो निकलने वाली ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन 18 वाली रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन होनी चाहिए। और अगर वाटर से निकल रही है तो वाटर में ऑक्सीजन 18 लिया तब निकलने वाली ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन 18 वाली होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या देखा कि पहली बार तो इन्होंने क्या किया कि एक पहला एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कौन सी ली, 18 वाली ऑक्सीजन ली, रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन ली और नॉर्मल वाटर लिया और फिर ऑक्सीजन निकली उसको निकलने दिया, देखा। और सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर वाटर के अंदर CO2 तो नॉर्मल लिया और वाटर के अंदर रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन 18 वाला लिया और फिर निकलने वाली ऑक्सीजन को देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन लिया तो नॉर्मल ऑक्सीजन निकली, लेकिन जब वाटर के अंदर वाली वाटर जो है रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन वाला वाटर लिया तो निकलने वाली जो ऑक्सीजन थी वो रेडियो एक्टिव थी। इससे क्या प्रूव होता है भाई, वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ली और फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन भी कौन सी है, रेडियो एक्टिव। वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला वाटर लिया और फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन भी कौन सी है, रेडियो एक्टिव। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे यही प्रूफ हो रहा है कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से आती तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया उस समय निकलने वाली ऑक्सीजन भी कौन सी होनी चाहिए थी, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। लेकिन वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं थी। कौन सी वाली, किस समय निकलने वाली ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव थी, जब हमने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला वाटर लिया तब निकलने वाली ऑक्सीजन कौन सी थी, रेडियो एक्टिव थी। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे यह प्रूफ हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है ना वो वाटर से आती है। समझ में आई, फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है वाटर से आती है। इस प्रैक्टिकल से रूबन एम कॉमन ने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कि जो हमने रिएक्शन देखी ना तो उसमें से अब एक एक को लेके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाटर पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वाटर कौन सा या कहां से प्लांट वाटर लेते हैं। तो इसमें देखो जो ये रूट होती है ना बेटा, रूट प्लांट की रूट होती है। अगर इसमें इसे देखो इसे ऐसे रूट हेयर निकले हुए होते हैं ना बेटा, ये क्या है, रूट हेयर। ये रूट हेयर होते हैं और जहां से ये रूट हेयर निकला हुआ होता है उस पोर्शन को बोलते हैं रूट हेयर जॉन, रूट हेयर जॉन। ये जो प्लांट होते हैं ना बेटा, प्लांट मोस्टली प्लांट इन रूट हेयर जोन से ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट जो प्लांट रूट हेयर जोन है इससे ही प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट का वह भाग जहां रूट हेयर जोन निकले हुए होते हैं, इन रूट हेयर जोन की सहायता से या रूट हेयर की सहायता से प्लांट वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, रेन वाटर। कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वर्षा का जल जो होता है, रेन वाटर जो जमीन में आया, जमीन का जो पानी है रेन वाटर नॉर्मली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर वाला समझ में आएगा। सेकंड बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं CO2। देखो पौधों को दो प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। एक इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना पौधों के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पौधों के अंदर भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उसके दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पौधों के चारों ओर जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वो मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो पौधे किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे ये वाले लो चाहे ये वाले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेटाबॉलिक लो चाहे एटमॉस्फेरिक लो, प्रॉपर्टी सेम है, उसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर सकते हैं। वाटर हो गया, CO2 हो गया। अब बात करते हैं लाइट की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट। देखो लाइट जो है ना, लाइट क्या है, लाइट ये एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लिख सकते हो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको केमिकल एनर्जी में पौधे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो लाइट जो है बेटा, इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है। लाइट की कितनी होती है बेटा,
टू प्रॉपर्टीज होती हैं। टू प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है इलेक्ट्रिक और दूसरी होती है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक, दूसरी होती मैग्नेटिक। लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक, दूसरी होती है मैग्नेटिक। ये जो लाइट होती है ना बेटा, जो ये मूव करती है, लाइट जो मूव करती है, मूव करने के तरीके के कारण लाइट जो है वेव होती है। किसके कारण? लाइट मूव करने के तरीके का कारण, मूव करने के तरीके के कारण लाइट क्या है? वेव है। तरीके के कारण लाइट क्या है? लाइट वेव है, तरंग है, वेव है, मूव करने के तरीके के कारण। तो अब हम लाइट को हम क्या कह सकते हैं? लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है, मैग्नेटिक भी होती है। इसको मूव करने के तरीके के कारण इसे वेव कहते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। जब ये लाइट गिरती है, जब ये लाइट गिरती है प्लांट पर, तो यूनिट के रूप में गिरती है। लाइट जो है जब गिरती है तो किस रूप में गिरती है? यूनिट के रूप में गिरती है। प्लांट के ऊपर जब गिरती है तो यूनिट के रूप में गिरती है। और लाइट का जो एक यूनिट है, एक यूनिट को एक फोटोन कहते हैं। लाइट के एक यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? फोटोन कहते हैं। लाइट के एक यूनिट को फोटोन कहते हैं। फोटोन एक पार्टिकल होता है। क्या होता है? फोटोन जो है एक पार्टिकल्स होता है। फोटोन एक पार्टिकल होता है। तो कह सकते हैं एक यूनिट इज इक्वल टू एक फोटोन इज इक्वल टू एक पार्टिकल। फोटोन एक पार्टिकल होता है और एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की जो एनर्जी है, लिख सकते हैं एक फोटोन की एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी, उसको क्वांटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक फोटोन की एनर्जी को क्वांटम कहते हैं। लाइट जब प्लांट के ऊपर गिरती है, समझदार, लाइट जब प्लांट के ऊपर गिरती है तो यूनिट के रूप में गिरती है। और एक यूनिट को एक फोटोन कहते हैं। फोटोन पार्टिकल, फोटोन ही पार्टिकल्स है, फोटोन को पार्टिकल्स भी कहते हैं। और एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो सॉरी, फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्वांटम होती है। कितनी होती है बेटा? क्वांटम। एक फोटोन की एनर्जी को क्वांटम कहते हैं। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी को क्वांटम कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो सन से तो अपन देखें, अगर सन को हम देखें तो बहुत सारी लाइट निकलती है सन से, तो डायरेक्ट बहुत सारी लाइट निकलती है। लेकिन प्लांट पे इनमें से कौन सी लाइट गिरती है, या इनमें से कौन सी लाइट जो है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, अगर ये देखें, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सनलाइट का स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा। सनलाइट से, सन से जो निकलने वाली लाइट है उसका स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा। बहुत सी लाइट निकल रही है, प्लांट को कौन सी लाइट चाहिए, या फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट हम चाहिए प्लांट को जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले सनलाइट का स्पेक्ट्रम देखना पड़ता है। जब हम देखकर सनलाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि जो सन से जो सबसे पहले लाइट, सन से जो है लाइट निकलती है, उसमें गामा रेडिएशन होती है हाई एनर्जी वाली। गामा हाई एनर्जी वाली, हाई एनर्जी वाली होती है, हाई एनर्जी जो होती है। फिर जो जो ये सन से निकलने लाइट आगे आगे बढ़ती है, जो जो रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स से टकराकर ये अपनी एनर्जी लूज करती जाती है। भाई हमने क्रिकेट की बॉल, आप तो समझना ऐसे, क्रिकेट में जब हम बॉल फेंकते हैं तो बहुत तेजी से फेंकते हैं, लेकिन वो रास्ते में जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में अलग अलग कण वगैरह जो मॉलिक्यूल है जो होते हैं, उनसे जब वो टकराएगी तो टकराने से क्या होगा? टकराने से घर्षण पैदा होगा, जिससे कि उसकी स्पीड धीरे 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 कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी एज इट इज। ठीक है, अगर बॉल की मान लो अगर स्पीड कम नहीं होती तो वो बॉल कभी रुकती ही नहीं। बॉल की अगर स्पीड कम नहीं होती तो बॉल कभी नहीं रुकती, लेकिन रुकती है ना क्रिकेट की बॉल। एज इट इज, एज इट इज जो है सनलाइट भी जो है जो चल रही है, पार्टिकल से टकराकर धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करती है। तो जब सन से निकली तो हाई एनर्जी वाली होती है, फिर धीरे धीरे जो बढ़ती है वो अपनी एनर्जी लूज करती है। गामा, गामा से एक्स रेज के अंदर आती है, एक्स रेज, एक्स रेज से फिर जो और एनर्जी लूज करती है यूवी रेज के अंदर आती है। यूवी रेज, आपको पता है यूवी रेज भी तीन प्रकार की होती है, ए बी सी। हम यूवी रेज नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी यूवी रेज भी तीन प्रकार की होती है। उसमें से कुछ ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर और अपनी एनर्जी लूज करती है, और फिर हमारे काम की आती है। फिर आगे हमारे जो काम की होती है विजिबल लाइट आती है हमारे पास। विजिबल लाइट के अंदर कौन सी लाइट होती है?
याद करो विब्ग्योर, VIBGYOR, ये यहां से यहाँ तक, ये हमारी विजिबल लाइट, ये आती है विजिबल लाइट। ये अगर हम लोग देखें तो ये 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से ये 700 नैनोमीटर। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फार रेड, होगा फार रेड, फार रेड से आगे देखो तो माइक्रोवेव, फिर आगे रेडियो वेव, फिर आगे और भी कुछ होगा, और भी आगे कुछ होगा। तो मेनली जो विजिबल लाइट होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है, और यही हमारे काम आती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। विजिबल लाइट जो होती है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होती है, और मुख्य रूप से यही काम आती है अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो विजिबल लाइट के अंदर भी हम देखो तो 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें से कौन सी लाइट है जो फोटोसिंथेसिस करती है? इसके लिए जो एक साइंटिस्ट आए थे एंगलमैन, कौन थे? एंगलमैन आए थे। एंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे हम बात करेंगे। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट ने किया था, एंगलमैन ने क्या किया था, एक पेट्री डिश ली और उन पेट्री डिश को 7 भागों में बांट दिया। सात भागों में बांटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 भागों में बांट दिया। पहले के अंदर VIBGYOR 7 भागों के अंदर बांट दिया इसने। पेट्री डिश ली, 7 भागों में इसने बांट लिया। ठीक है, 7 डिफरेंट पार्ट में बांट लिया पेट्री डिश को। अब इसके अंदर क्या किया उसने, एक एल्गी डाली। इसने जो है स्पाइरोगायरा एल्गी ली, इसके अंदर क्या डाली, एक एल्गी डाल दी, एक एल्गी डाली। और एंगलमैन ने कौन सी एल्गी ली थी, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा ली थी। इसने एल्गी ग्रो कराई, एल्गी को ग्रो कराया। जब एल्गी ग्रो कर लिया तब इसने क्या किया कि जो 7 भागों में बांट रखी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लाइट दी। पहले भाग को वॉयलेट लाइट दी, दूसरे को एल्गी, पहले तो पूरी के अंदर ग्रो होने दिया। पेट्री डिश ली, 7 भागों में बांट दिया, पूरी में एल्गी ग्रो होने दिया। एंगलमैन ने कौन सी एल्गी थी, स्पाइरोगायरा लिया था, एंगलमैन ने पूरी में ग्रो होने दिया। फिर जो 7 भागों में बांट रखी थी उस भाग के अकॉर्डिंग उसमें लाइट दी उन्होंने। क्या क्या, जिस भाग में, भाग के अकॉर्डिंग, पहले भाग में वी यानी वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड लाइट दी, और लाइट दी। और कुछ समय बाद इन्होंने देखा उसके, भाई अलग अलग पार्ट में अलग अलग लाइट दी, 7 भागों में बटा हुआ है, तो जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहां एल्गा आ जाएगा, वहां आ जाएगा ना, सारा एल्गा वहां आ जाएगा। तो इसने 7 भागों में बांटा, उसमें अलग अलग भाग में अलग अलग लाइट दी। पहले भाग में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दी। तो जब कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि मैक्सिमम एल्गी जो है या तो ब्लू के अंदर आ गई है या रेड के अंदर आ गई है। ब्लू के अंदर आ गई और रेड के अंदर आ गई। तो इसने और कंफर्म करने के लिए क्या किया, इसने इस बैक्टीरिया को और कंफर्म करने के लिए इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। कौन सा डाल दिया बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अभी एरोबिक बैक्टीरिया जो है रेस्पिरेशन करने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए ना ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, जहां फोटोसिंथेसिस होगी वहीं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, तो इसने एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। तो कुछ समय बाद देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया भी ब्लू लाइट जो है वहां पे और रेड वाली में आकर इकट्ठा हो गए, ब्लू वाला और रेड वाली में आकर इकट्ठा हो गए। तो अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि ब्लू और रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फिर जब इसका ग्राफ बनाया तो हम इससे 2 प्रकार के ग्राफ मिलेंगे। तो हम इससे ग्राफ बनाएंगे, हम इसमें 2 प्रकार के ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, ये VIBGY YOR। ठीक है,
और इधर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की कि इसमें कितना फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहला ग्राफ जो है जब हम देखेंगे तो हमें पहला ग्राफ जो है सबसे पहले ब्लू लाइट पर मिलेगा, ठीक है, और एक और ग्राफ मिलेगा हमें, जो मिलेगा हमें रेड लाइट पर, रेड कलर ले लेते हैं, दूसरा ग्राफ जो है हमें मिलेगा रेड लाइट। तो आप देखोगे तो फोटोसिंथेसिस तो एक रिएक्शन, इसके अंदर हमें दो ग्राफ मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस तो एक रिएक्शन है लेकिन ग्राफ दो है। इसका कारण ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है स्टार्ट तो रेड लाइट में होती है। फोटोसिंथेसिस जो है स्टार्ट, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किस लाइट में होगी? रेड लाइट में होगी। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट तो रेड लाइट में होगी, लेकिन अभी हमने बात की थी, आपको पता है कि सन से जो जो लाइट आ रही है, जो वो अपनी एनर्जी लूज कर रही है और वो एक से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी लाइट में होगी? वॉयलेट में। और सबसे कम एनर्जी कौन सी लाइट में होगी? रेड लाइट में। तो जो लीप है उसको, लीप को सरफेस पे ब्लू लाइट चाहिए। जब सरफेस पे ब्लू लाइट गिरेगी तो वो लाइट जो है क्लोरोफिल तक पहुंचते पहुंचते रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और रेड लाइट जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है। रेड लाइट जो है फोटो, मान लो आप ऐसा समझो कोई मशीन है, उसके ऊपर वो तभी स्टार्ट होगी जब रेड लाइट गिरेगी, है ना। तो एज इट इज फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट करने के लिए रेड लाइट की आवश्यकता है। लेकिन रेड लाइट अगर उन्होंने एब्जॉर्ब की, पति ने, लीप ने अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब की, तो लीप के अंदर क्लोरोफिल तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ की कुछ और ही बन जाएगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज करेगी। लेकिन अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की, तो क्लोरोफिल तक पहुंचते पहुंचते वो रेड लाइट बन जाएगी। तो ब्लू लाइट प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेड लाइट में होगी। तो जो ब्लू लाइट पर जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है ना, इस ब्लू लाइट वाले ग्राफ को तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ग्राफ। क्या बोलेंगे बेटा? क्योंकि इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है सबसे ज्यादा, इसी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और जो रेड लाइट वाला है, रेड लाइट पे आ रहा है, इससे बोलेंगे, इस चूंकि फोटोसिंथेसिस मेन एक्शन किस पे हो रही है? रेड लाइट पर। इस रेड लाइट वाले को बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ आ रही है? फोटोसिंथेसिस किस पे होगा? एब्जॉर्प्शन तो ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा होगा, और जो फोटोसिंथेसिस होगी वो सबसे ज्यादा रेड लाइट के अंदर होगी। कौन सी लाइट प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे? ब्लू लाइट। और जो जिस लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वो होगी रेड लाइट में। ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा, फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में सबसे ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अगर हम लोग देखें इस लाइट के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग देखें तो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का करेंगे, उसके बाद रेड का करेंगे, उसके बाद ग्रीन का करेंगे। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक कौन सी लाइट में करेंगे? रेड लाइट, ब्लू लाइट, उसके बाद ब्लू और उसके बाद ग्रीन। तो अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया, उस टाइप से आपको अकॉर्डिंग देना, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फोटोसिंथेसिस का पूछे तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेड लाइट में होगा, फिर ब्लू लाइट में होगा, फिर ग्रीन लाइट में। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन का पूछे, प्लांट एब्जॉर्प्शन तो सबसे ज्यादा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, फिर रेड लाइट को, फिर ग्रीन लाइट को। ये ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस के जब क्वेश्चन आता है तो अब आप ये आंसर देना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, विजिबल लाइट का हमने क्या बात किया था? देखो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर क्या है ये समझना आप, ये नैनोमीटर है क्या इसको आप समझना। देखो जब ये लाइट है ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है, ये लाइट है, सन से निकलने वाली लाइट जब सन से निकलती है इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है और कुछ इस प्रकार से मूव करती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मूव करती है। तो ये जो बीच की जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाले डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलता है लैम्डा, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इस वेवलेंथ को किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। और इसको मापने की यूनिट होती है नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर के अंदर मापते हैं। तो आप लोग देखोगे जब सन से लाइट निकल रही है तो इसकी एनर्जी बहुत हाई है, एनर्जी क्या है? हाई है। तो इसकी वेवलेंथ लो है, एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ लो है। तो हम कह सकते हैं ई या एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, वेवलेंथ के।
वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। बात समझ में आ रही है आपको? वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी और एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। अच्छा, दूसरी चीज वो ध्यान रखना, ये कितने पी के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो यूनिट टाइम के अंदर कितने पिक मिलते हैं, नंबर ऑफ पिक इन यूनिट टाइम क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और यही वेवलेंथ लैम्बडा जो है, इसको नैनोमीटर के अंदर हम काउंट करते हैं। वेवलेंथ जो होती है नैनोमीटर के अंदर मापी जाती है, ठीक है। जो जो लाइट आगे बढ़ती है, जो उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, तो हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जो कि विजिबल लाइट की ये है। और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में PAR भी कहते हैं। देखो, अगर शॉर्ट में आपको PAR लिखे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो उसकी रेंज क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की रेंज क्या होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। प्लांट जो है नॉर्मली इसी रेंज की लाइट के बीच में फोटोसिंथेसिस करेंगे। हालांकि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये जो हैं ये 300 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर रेंज की लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। 309 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर की रेंज में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, पर नॉर्मली प्लांट के केस में हम 400 टू 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसी चूंकि हम प्लांट ही फूड बनाते हैं तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की अगर रेंज पूछे आपको तो 400 टू 700 नैनोमीटर ही बताएंगे आप। लेकिन अगर BGA साइनोबैक्टीरिया का पूछे तो आप बता सकते हो 300 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर के बीच में भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लाइट हम पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे हम ग्रीन प्लांट की। अब बात कर रहे हैं हम ग्रीन प्लांट की। देखो, ग्रीन प्लांट की बात करें अगर, जैसे ये प्लांट है और इसकी ये लीफ है, ठीक है। इस लीफ के अंदर क्या होगा, इस लीफ, ये जो ग्रीन लीफ होती है, इस लीफ की अगर हम ग्रीन सेल लें, ग्रीन सेल लें तो इसके सेल को अगर हम ध्यान से देखें, इसकी ग्रीन सेल को हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ इस प्रकार की सेल दिखाई देगी, ठीक है। इस सेल के अंदर हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, और इसी सेल के अंदर जो है एक हरित लवक भी देखने को, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। सेल के बाहर की ओर सेल वॉल होती है, अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल के बाहर की ओर सेल वॉल होगी, अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, और जो ये है स्टेम है, इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम की सप्लाई होगी, वेस्कुलर सप्लाई होगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, और जो ये क्लोरोप्लास्ट है यहीं पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, और क्लोरोप्लास्ट, ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो देखो, हम नॉर्मल एक सेल की बात करें, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके बीच में ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। एक नॉर्मल सेल थी, और एक दूसरी जो सेल थी जिसको साइनोबैक्टीरियम कहते हैं, ये है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सेल थी। उसके चूंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर की सेल थी, इसमें इसका DNA कहीं बिखरा हुआ पड़ा था, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर भी क्या था,
साइटोप्लाज्म था, के अंदर भी साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा होता है इसको भी साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉप्स होते थे। कैसे होते थे बेटा? ऑटोट्रॉप्स थे। और जो ये सेल थी यूकेरियोटिक सेल, ये एक यूकेरियोटिक सेल है बेटा, यूकेरियोटिक सेल थी, ये कैसी थी बेटा? ये हेटेरोट्रॉप थी, ट्रॉप थी। और साइनोबैक्टीरिया कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी, एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये कैसी थी? ऑटोट्रॉप थी, अपना खुद का फूड खुद बना रही थी। और जो है यूकेरियोटिक सेल दूसरी जो थी वो कैसी थी? हेटेरोट्रॉप थी, बना बनाया फूड ले रहे थे। तो अब जो जो इवोल्यूशन हुआ, तो जब सेल, जो यूकेरियोटिक सेल थी उसको फूड एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आने लगी, और जो प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया था उसको फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेने में प्रॉब्लम आने लगी। तो इन दोनों ने मिलकर एक सिम्बायोसिस किया। क्या किया बेटा? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप अपनाया, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप अपनाया। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या किया बेटा? ये जो सेल थी, इस सेल को यूकेरियोटिक सेल ने अपने अंदर अंदर की ओर एंट्री की, और फिर जो है हुआ ये ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और फिर जो है कुछ इस प्रकार का आगे ये सेल है, इस सेल के अंदर जो अंदर की ओर एंट्री की, ये अंदर की ओर एंट्री, और ये जो साइनोबैक्टीरिया था इसके अंदर पहुंचा। कुछ इस प्रकार जो है जो साइनोबैक्टीरिया था उसने सिम्बायोसिस भी, कौन सी? एंडोसिम्बायोसिस, इसको बोलेंगे हम एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस, ठीक है। तो हुआ ये कि सेल थी और साइनोबैक्टीरिया था, इन दोनों ने सिम्बायोसिस रिलेशनशिप अपनाया, जिसके अंतर्गत सेल ने एंडोसिम्बायोसिस कर लिया, साइनोबैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया, साइनोबैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया। अंदर लेना कहलाता है एंडोसिम्बायोसिस। इस सेल ने इस तरीके से पहले भी किसी और ऑर्गन को अंदर लिया, आपको याद हो तो, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग से प्रोकैरियोटिक सेल थी, जिसे बोलते हैं रिकेट्सिया प्रोजेटाई। पढ़ेंगे हम, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। माइटोकॉन्ड्रिया रिकेट्सिया प्रोजेटाई था, रिकेट्सिया प्रोजेटाई को ऐसे कैसे सेल ने पहले उसको अंदर लिया, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस। लेकिन अभी उसके बाद सेकंड टाइम ले रहे हैं, इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है इसका सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो एंडोबायोसिस जो रिलेशनशिप हुआ वो प्राइमरी था कि सेकेंडरी था, तो प्राइमरी किसका हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था? रिकेट्सिया प्रोजेटाई, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस तो सेल ने किसका किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। और सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस किसका कर रही है? क्लोरोप्लास्ट का। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट ये इसके अंदर जो पहुंचा है ना बेटा, ये वाला, तो बाहर देखे तो बाहर तो सेल की ही मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया है। तो अब इसके चारों ओर देखो डबल मेम्ब्रेन, एक तो सेल ने जब इसको अंदर लिया, तो बाहर से जब अंदर लिया तो सेल की खुद की मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर फिर अलग हुआ, तो सेल की खुद की मेम्ब्रेन ही कट के बाहर की ओर रह गई, और अंदर की ओर साइनोबैक्टीरिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये दोहरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर साइड मेम्ब्रेन होती है, उसका नेचर कौन सा होगा? यूकेरियोटिक नेचर की होगी आउटर मेम्ब्रेन रीजन की। सेल जो यूकेरियोटिक सेल थी, और आउटर मेम्ब्रेन किसने बनाई? यूकेरियोटिक सेल ने, उसकी खुद की मेम्ब्रेन ही कट के उसके चारों ओर लगी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन जो होगा उसका नेचर होगा यूकेरियोटिक नेचर होगा क्लोरोप्लास्ट का। और जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसका नेचर, चूंकि वो साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, तो इनर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक नेचर होगा। आउटर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा? यूकेरियोटिक नेचर। इनर मेम्ब्रेन का नेचर प्रोकैरियोटिक नेचर की होगी। ये कि माइटोकॉन्ड्रिया केस में भी यही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के भी आउटर सेल जो होगी वो यूकेरियोटिक नेचर की होगी, इनर सेल जो होगी वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होगी इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और सेम चीज ये कि क्लोरोप्लास्ट में भी होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गन है। अच्छा, चूंकि ये पहले से प्रोकैरियोटिक सेल थे, वहां पर इसका खुद का डीएनए हुआ करता था, इसलिए क्लोरोप्लास्ट में भी इसका खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका खुद का डीएनए होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को पहले सेल ने सिम्बायोसिस किया था, एंडोसिम्बायोसिस किया था, इसलिए सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को पहले सेल ने एंडोसिम्बायोसिस किया था, इसलिए प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस किसका हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का, और सेल ने सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस किसका किया, क्लोरोप्लास्ट का किया। सेल ने सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस किसका किया, क्लोरोप्लास्ट का किया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो देखो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, वो तो साइटोप्लाज्म ही रहा। अब भी सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, अब भी इसको तो हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म ही कहेंगे। तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है ना, इसको अब भी हम साइटोप्लाज्म ही कहेंगे। लेकिन जो ये साइनोबैक्टीरिया का अंदर का जो साइटोप्लाज्म था ना, अब ये साइटोप्लाज्म नहीं रहा। अब इस साइटोप्लाज्म नहीं कह के इसको स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे इसके अंदर वाले को, स्ट्रोमा कहेंगे बेटा, है वही है, तो इसका नाम अब चेंज हो गया, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। जो साइनोबैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म था, वो सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस के बाद अब उसी का नाम स्ट्रोमा हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है वो यूकेरियोटिक है, और जो सेल जो है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है यूकेरियोटिक नेचर की होती है, इसमें एक पोरिन प्रोटीन होता है जो एक चैनल गेट बनाता है ना। तो वो पोरिन प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा, है ना। तो इस कारण से जो है सेल के मतलब क्लोरोप्लास्ट के बाहर का, यानी सेल के साइटोप्लाज्म का पीएच, और जो इंटर मेम्ब्रेन मतलब क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये इसके बीच की बात कर रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो है इसका पीएच और इसके बाहर की सेल का पीएच, या यहाँ की बात करो तो इन दोनों के बीच का पीएच और सेल के साइटोप्लाज्म का पीएच इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होगी उसमें भी पोरिन प्रोटीन होगा, और जो क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन होगी उसमें भी पोरिन प्रोटीन होगा। तो सेल का अगर पीएच 7 है, सेल का अगर पीएच 7 है, तो इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस का पीएच भी, इनर मेम्ब्रेन स्पेस यानी यहाँ का पीएच 7 ही होगा। अंदर का स्ट्रोमा का पीएच 5 हो सकता है या जो भी हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन इंटर मेम्ब्रेन का जो पीएच है, क्लोरोप्लास्ट के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का जो पीएच है वो 7 ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब इससे आगे जो क्लोरोप्लास्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का जो डेवलपमेंट आगे कैसे हुआ, तो हम क्लोरोप्लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे थाइलाकोइड बने और क्लोरोप्लास्ट में कैसे फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट की पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तो आप क्लास को लाइक कर देना बेटा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी हमारी क्लास है उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।